सुप्रभात बच्चों। हमारे सेकंड ईयर की तृतीय सेमेस्टर की जो सिलेबस में लगी हुई अगली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग। इसकी व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। एक बार बता दूं, ये जो बादल राग कविता है, आज जो हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, ये उसके परिवेश को देखते हुए हम देखें आज का जो परिवेश है हमारे समाज का, हमारे किसानों का जो हाल है, उसको बयां करती है। और ये बात कहती है कि जो क्रांति है वो ज़रूरी है, क्योंकि क्रांति से ही जो निम्न वर्ग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनको ही फ़ायदा होता है। क्योंकि क्रांति तभी होती है जब शोषण अधिक हो जाता है और किसान हैं, मज़दूर हैं, वो तभी आंदोलन करता है, तभी विरोध करता है जब सिर से ऊपर पानी चला जाता है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ये उनकी प्रसिद्ध कविता है। और अनामिका जो इनका काव्य संग्रह है 6 खंडों में प्रकाशित है, और उसका छठा जो खंड है अनामिका का, वो लिया गया है यहाँ पर बादल राग में। जो ये कविता है ये क्रांतिकारी कविता है, और जो बादल है इस कविता में वो प्रतीक है क्रांति का। और शोषकों के विरुद्ध जो क्रांति है वो श्रेष्ठ बताई है। और इसमें ये बताया है कि जो बादल है, जो बादल की क्रियाएं हैं, और जो छोटे पौधे हैं, और जो कृषक वर्ग पर पड़ने वाले जो उसके जो प्रभाव हैं, वो उस प्रभाव में एक संगीत का जो राग है, धुन है, वो सुनाई देती है। 1920 में ये कविता लिखी गई थी, और छायावाद के जो शुरुआती दिन है ये कविता उस समय की कविता है, और प्रगतिवादी चेतना की रचना है ये। और आगे हम देखते हैं कि ये कविता क्या कहती है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की पलावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल फिर। अब इसमें हम देखते हैं, एक बार हम इसका प्रश्न कर लेते हैं। किसी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित बादल राग कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और इसमें बादलों का आह्वान किया है क्रांति के लिए कि हे बादलों तुम बरसो, तुम क्रांति एक सैलाब लेकर आओ, ताकि जो छोटे पौधे हैं वो शोभा पा सकें। क्योंकि जो छोटे पौधे हैं, जो सुप्त अंकुर हैं, वो बादल के बरसने पर ही नवजीवन प्राप्त करते हैं। तो इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विपल्लव के बादल, कि जिस प्रकार से हे विपल्लव के बादल, हे क्रांति के अग्रदूत, जिस प्रकार से संसार पर जो सुख की छाया है वो अस्थाई होती है, और जो दुख की छाया है वो स्थायी होती है, ठीक उसी प्रकार से तुम हवा रूपी सागर पर तैर रहे हो। अर्थात कहने का भाव है कि जीवन में जो सुख है वो अस्थाई होते हैं, और जो दुख होता है वो स्थायी होता है। और इसलिए दुख के आगे क्या कहते हैं, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की पलावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, कि दुख के निवारण हेतु अब क्या है, क्रांति की ज़रूरत हो गई है। और हे बादल, जब तुम अपनी क्रूर क्रांति को सैलाब बना देने वाली माया के साथ बरसते हो, तो संसार के जो शोषित लोग हैं वही उनको ही शांति प्राप्त होती है। कि जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया, कि जग के पीड़ित हुए हृदय पर शांति फैल जाती है जब तुम सैलाब फैला देने वाली माया के साथ में बरसते हो। मूसलाधार माया के साथ का अर्थ यहाँ है जो क्रांति है, या जैसे मूसलाधार बारिश होती है
तब क्या है, जो पृथ्वी जो जल चुकी होती है या जो प्यासी होती है तो उसकी प्यास बुझती है, और जो छोटे पौधे हैं उनको जीवन प्राप्त होता है। तो इसमें यही बात कह रहे हैं कि हे विपल्लव, जब तुम अपनी क्रूर क्रांति को सैलाब बनाकर फैला देने वाली माया के साथ बरसते हो तो शोषित लोगों को शांति प्राप्त होती है। और यह तेरी रणतरी की, यह जो तेरी रणतरी यानी युद्ध रूप की नौका है, इसमें क्या भरी है, भरी आकांक्षा से कि यह जो तेरी रण नौका है, युद्ध की नौका है, ये निम्न वर्गों की इच्छाओं से भरी हुई है और घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के। और हे बादल, तुम्हारे नगाड़े के समान वाली गर्जना सुनकर सोए हुए अंकुर भी जाग उठते हैं। अर्थात सजग यानी सोए हुए, पृथ्वी के हृदय में सोए हुए अंकुर भी जाग उठते हैं, अर्थात उनको भी नवजीवन प्राप्त होता है। अर्थात हे बादल, तुम्हारी नगाड़े के समान गर्जना सुनकर सोए हुए अंकुरों के समान निम्न वर्गों के हृदय में इच्छाएं जाग जाती हैं, वो जागरूक भी हो जाते हैं और उनके हृदय में इच्छाएं भी जाग जाती हैं और नया जीवन प्राप्त करते हैं। और नव जीवन की ऊंचा कर से ताक रहे हैं हे विपल्लव के बादल। फिर कि हे विपल्लव के बादल, तुम्हारी गर्जना सुनकर एक नया जीवन मिलने की आस उनमें भर गई है, और वो नया जीवन मिलने की आस में वो अपना सिर ऊंचा उठाकर तुम्हें एकटक देखे जा रहे हैं। इसलिए उनको अब एक नई उम्मीद हो गई है। इसलिए क्योंकि जो तुम्हारी गर्जना है वो उनके अंदर उम्मीद का संचार करती है। तस्म तद्भव शब्दावली है। और हम देखें ओज गुण। ओज गुण कहाँ होता है, जो जोश भरा होता है जिन पंक्तियों में, जिन भावों में, जो भावों को ओज प्रदान करती है, जो भाव में एक जोश भर देती है, वो ओज गुण की पहचान होती है। व्यंजना शब्द शक्ति है क्योंकि व्यंग्य किया गया है यहाँ पर, और छंद मुक्त पंक्तियाँ हैं। संबोधन शैली है क्योंकि बादल को संबोधित किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, कहाँ पे है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, समीर सागर में अनुप्रास अलंकार है। रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन, ये देखते हैं हम तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया है, यानी मानवीकरण हुआ है बादलों का, तो मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। दृश्य और नाद बिंबों का प्रयोग, सफल प्रयोग है। बार बार गर्जन वर्षण हम मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। कि हे बादल, आगे इन पंक्ति में कहते हैं कि हे बादल, तेरे बार बार गरजने से और बार बार धराशाही यानी मूसलाधार बारिश होने से सारा संसार डर कर अपने हृदय को थाम लेता है। और सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनिपात से स्थापित उन्नत सत्संग, और तुम्हारी वज्र क्या कहते हैं कि और बार बार तुम्हारी क्रांति का स्वर सुनकर जो सारा संसार है, जो सारे संसार के लोग हैं वो कांप जाते हैं, वो डर जाते हैं। और कि बादलों का क्या कहते हैं कि बादलों का के भयंकर वज्रपात की से जो उन्नति यानी जो उन्नति के शिखर को छूते हुए जो सैकड़ों योद्धा हैं, वीर हैं, योद्धा भी क्या है, वो भी धराशायी हो जाते हैं, वो भी परास्त होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे कि सुन सुन घोर वज्र हुंकार, कि हे बादलों का जो वज्रपात हुंकार होती है, यानी जो वज्रपात यानी जो बिजली गिरने कड़कने की जो आवाज़ होती है, उससे जो उन्नति के शिखर पर को छूने वाले सैकड़ों जो वीर योद्धा हैं वो भी क्या है, धराशायी हो जाते हैं। और बादलों का जो भीषण जो तड़ित पात होने से जो गगन को छूने की क्या कहते हैं, जैसे अक्षत विक्षत हद अचल शरीर गगन स्पर्धी स्पर्धा वीर हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, क्या कहते हैं कि जो असनिपात यानी तड़ित पात से शापित यानी डर कर उन्नति
यानी उन्नति के शिखर को छूने वाले वीर योद्धा भी घायल होकर धराशायी हो जाते हैं। और गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते हैं, और जो गगन को छूने वाले बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी गिर जाते हैं, क्योंकि जो तूफान होता है, जो मूसलाधार बारिश होती है, जो तूफान होता है, उससे छोटे पौधे कभी नहीं गिरते, वो कभी भी नहीं टूटते। टूटता कौन है? जो बड़े बड़े पौधे होते हैं। आप देखते हैं रोड के किनारे जब कोई तूफान आता है तो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं सड़क के किनारे, जो बड़े बड़े पौधे नहीं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो गिर जाते हैं। तो हम देखते हैं जो सड़क के किनारे, नदी के किनारे या कहीं भी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष ही गिर जाते हैं। जो जो छोटे पौधे होते हैं बल्कि वो उन्नति करते हैं, वो और ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे बीज जो धरती के नीचे जो दबे होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, वो पौधे का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमेशा क्रांति से जो निम्न वर्ग है, कहने का अर्थ ये है कि जो क्रांति का मुख्य जो उद्देश्य होता है, जो निम्न वर्ग होता है, जो छोटे लोग होते हैं, जो जैसे कृषक है, जो मजदूर है, वो उससे शोभा पाते हैं। उनकी उन्नति होती है। क्रांति उन्हीं के लिए होती है, और क्रांति तभी होती है जब शोषण अधिक हो रहा होता है। आज हम देख लेते हैं जो हमारा किसान आंदोलन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि जो ये बिल बने हैं वो किसी भी सूरत में किसान के हित में नहीं है। और ये किसान के नहीं, जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनको सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर जो लाभ देती हैं, जो अनाज देती हैं 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, तो ये कैसे, कहाँ से मिलता है? ये इन किसानों का जो अनाज खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, वहीं से सरकार देती है। अगर डायरेक्ट जब बिजनेसमैन खरीदेगा तो बिजनेसमैन थोड़ा ना आपको किसी योजना के तहत इतना सस्ता अनाज देगा। तो ये जो आंदोलन है ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है। ये बात यहाँ पर हम इस कविता के माध्यम से देख लेते हैं। तो और आगे क्या कहते हैं कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, और जबकि क्रांति से जो बड़े बड़े कि गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, कि जो गगन को छूने वाले बड़े बड़े वृक्ष हैं वो तो क्या धराशायी होते हैं और हो जाते हैं इस क्रांति से, ये तूफान से, मूसलाधार बारिश से। जबकि जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनका भार बहुत कम है वो क्या है, और शस्य और अधिक हरे हरे हो जाते हैं, और हिल कर और खिलखिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए हे विप्लव के क्रांति के बादल वो तुम्हें बुला रहे हैं। क्योंकि क्रांति से, आंदोलन से, क्रांति से हमेशा जो छोटे हैं वो ही क्या है, शोभा पाते हैं। उन्हीं को हमेशा लाभ होता है। अगर हम विशेष की बात करते हैं तो विशेष बात ये कही है कि निम्न वर्ग के लोगों द्वारा हर्ष उल्लास करने के माध्यम से कवि ने क्या कहा है कि क्रांति के कारण हमेशा से जो निम्न वर्ग है, जो छोटे लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको ही लाभ होता है। और क्रांति तभी होती है जब शोषण अधिक होता है। भाषा व साहित्यिक खड़ी बोली है, ओज गुण की प्राधान्यता है इसमें। जैसे हृदय थाम लेना मुहावरे का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है, हिल हिल खिल खिल में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है, और सुन सुन में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है, सत सत में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है, बार बार में पुनोक्ति प्रकाश अलंकार है। दृश्य और नादबिंब है, संबोधन शैली है ही। आगे क्या कहते हैं, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव लावन। इसमें क्या कहता है कि अग्रदूत जो है, बादल है, जो क्रांति का अग्रदूत है, उसको, उसके प्रभाव को लक्षित करते हुए कहते हैं यहाँ निराला जी कि ये जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, अब ये भवन नहीं रह गए हैं, बल्कि ये यहाँ पर यहाँ आतंक का, भय का निवास हो गया है। कैसे कि सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लान, कि हमेशा जो क्रांति होती है या जो हमेशा जब बाढ़ आती है तो वो अपने साथ कीचड़ को ही बहा कर लेकर जाती है। यानी जब बाढ़ आती, जल विप्लव यानी जब बाढ़ आती है तब हमेशा वो अपने साथ कीचड़ को बहा कर ले जाती है। और इसलिए जब इसी तरह से जब क्रांति होती है तो हमेशा समाज में जो शोषण करने वाले लोग होते हैं, जो समाज को पूर्ण रूप से शोषण
अपने शोषण का लक्ष्य बना लेते हैं, या जैसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनका लक्ष्य होता है छोटों का शोषण करना, उनका खून चूसना। तो ये जो क्रांति रूपी बाढ़ आती है समाज में, ये उन पूंजीपति रूपी कीचड़ को बहाकर ले जाने के लिए आती है। और आगे क्या कहते हैं कि शूद्र यानी छोटा, प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नहीं, और जो छोटा सा प्रसन्नचित यानी छोटा सा जो खिला हुआ कमल का फूल होता है, उससे हमेशा स्वच्छ निर्मल जल ही छलकता रहता है। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो दुर्भाग्य के कारण क्या होते हैं, वो हमेशा दुख सहन करते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ये बात यहाँ पर कही है। और शैशव का फिर भी रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, और फिर भी इतना दुखी होने के बाद भी, पीड़ित होने के बाद भी उनका शरीर अत्यंत ही कोमल होता है। और रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काँप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। कि क्या कहते हैं कि वो दुख से, जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो कष्ट सहन करते हुए आंसू बहाने के लिए वो बेबस हैं, मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो बचपन है, शरीर है, बचपन के शरीर की बात क्या है, अत्यंत ही कोमल है, अत्यंत ही नाजुक है। और वो बीमारी में भी उन्हें न जाने कितनी बीमारी हो जाती है, कितने प्रकार के दुख उनके अंदर आते हैं, फिर भी वो हमेशा हंसते रहते हैं। अच्छा, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो भाग्य के कारण आंसू बहाते हैं, और इनके आंसू बहाने का मुख्य कारण है उच्च लोगों वर्ग के लोग जो हैं उनके द्वारा उनका खूब शोषण करना, उनके द्वारा उनका खून चूस कर अपने खजानों को भर लेना। और फिर भी क्या करते हैं, फिर भी क्या है, जो ऊंचे लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, और कि फिर भी इतना होने के बाद फिर भी ये उच्च वर्ग के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, और वो डर के मारे अपनी स्त्रियों की गोद में जाकर भय से काँप रहे हैं। और यानी वो आतंक भय की गोद में वो काँप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल दरस्त, और वो हे पल्लव के बादल, वो तुम्हारी वज्र की गर्जना से यानी बिजली जब कड़कती है तो उसकी जो गर्जना है उससे डर कर, जिस प्रकार से समस्त जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें भय समा जाता है, उसी प्रकार से ये लोग भी तुम्हारी गर्जना सुनकर आतंक के कारण अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, दुबके हुए हैं। आज हम देख रहे हैं जो आंदोलन हो रहा है, वहाँ जो छोटा मजदूर किसान वर्ग सड़कों पर बैठा है, और जो ये बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो नेता लोग हैं, चाहे इस बिल को बनाने वाले हैं, कोई भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो तरह तरह के बहाने देकर एक तरफ इन बिलों को सही बता रहे हैं, जबकि ये बिल बिल्कुल भी सही नहीं है। और लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं भय उनको सता रहा है कि उनकी सत्ता उनके हाथों से छूटने वाली है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहूँगी, सत्ता में बैठे हुए लोगों से हमें जो हम रिजाइन मांग रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़ो, उससे पहले हमें जो विपक्ष बैठा है, विपक्ष ने अपना काम सही नहीं किया, तभी ये बिल पास हुए। क्योंकि विपक्ष जब तक मजबूत होता है तो कोई भी जनता के खिलाफ बिल आप बनकर आ ही नहीं सकता। जब विपक्ष फेल हो जाता है, सफल हो जाता अपना उत्तरदायित्व निभाने में, तभी जो सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के बिल बनाते हैं। तो पहले हमें पूर्ण रूप से विपक्ष को कहें कि आप अपना इस्तीफ़ा दीजिए, पहले हमें उनसे इस्तीफ़ा मांगना है, और सत्ता तो अपने आप ही हिल जाएगी जब हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो नेता हैं, एमपी हैं, क्योंकि एमपी हैं जो राज्यसभा में हैं, और जो संसद में, जो दोनों सदनों में ये बिल पास हुआ है, फिर राष्ट्रपति के पास भी गया, तो राष्ट्रपति को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आपने इस बिल पर साइन करने हैं या नहीं करने हैं। तो ये बिल रद्द होगा तो तभी होगा जब किसान मजदूर एक साथ होकर इन सत्ता में बैठे लोगों को खींचेंगे। देखो, मेरा काम है यहाँ पर पढ़ाना, केवल पढ़ाना नहीं, समाज में जो हो रहा है उसको भी सही तरीके से
पेश करना। आगे क्या कहते हैं कि जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष्ण का धीर, हे विपल्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। इसमें कवि कहता है कि हे विध्वंस करने वाले बादल, हे क्रांति के बादल, देखो जीर्ण भाव है कि जीर्ण जर्जर भुजाओं और दुर्बल शरीर में वाला जो ये किसान है, ये अधीर होकर तुम्हें, बेचैन होकर, बेबस होकर तुम्हें बुला रहा है। उसका सब कुछ तो क्या है, हे विपल्लव के बादल, उसका सब कुछ तो इस उच्च वर्ग के लोगों ने छीन लिया है। और उस उच्च वर्ग के लोगों ने उसके शरीर से क्या करें, जो खून है, जो मांस है, उसको पूर्ण रूप से चूस लिया है, जिसके कारण से उसका शरीर अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। अर्थात धनिकों ने उसका इतना अधिक शोषण कर लिया है कि उसमें केवल हड्डियों के सिवाय कुछ नहीं बचा है। और फिर से कहता है कि हे जीवन देने वाले, कि हे जीवन के पारावार, हे जीवन को के पारावार, हे जीवन के आधार, हे जीवन देने वाले विपल्लव के बादल, हे जीवन अमृत से भरपूर समुद्र रूपी बादल, तुम आओ बरसो और इन्हें एक नया जीवन प्रदान करो। यहाँ बादल का बरसने का अर्थ है क्रांति होनी चाहिए। क्रांति होगी तो जो कृषक है, मजदूर है, वो शोभा पाएगा। बिना क्रांति के परिवर्तन कभी नहीं होता। और ध्यान रखें, ये जो आज किसानों ने आंदोलन किया है, किसान मजदूर आज सड़कों पर बैठा है, तो एक एक किसान को, एक एक मजदूर को, एक एक व्यक्ति को इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये क्रांति है, ये समाज के जीवन की क्रांति है। अगर ये क्रांति यहाँ रुकी तो समाज का जीवन नष्ट हो जाएगा।